गुड मॉर्निंग बच्चों। NRPS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम जो कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको अपनी बुक, जो गवर्नमेंट की बुक है हिंदी की, उसको मार्केट से परचेस करना है। वहीं जो व्याकरण की और अन्य जो किताबें हैं, जो प्राइवेट पुस्तकें हैं, वो आपको स्कूल से परचेस करनी है। तो सभी बच्चे ये बात ध्यान दें कि आप अपनी सरकारी किताब जो आपकी मार्केट से मिलेंगी वो भी परचेस कर लें, और जो प्राइवेट बुक्स हैं वो स्कूल से जल्द परचेस कर लें, जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो पढ़ाई आपकी शुरू हो रही है वो जल्द से जल्द आप शुरू कर सकें। तो बच्चों, आपकी जो 6th क्लास की हिंदी की बुक है, वो 6th क्लास की जो हिंदी की बुक है उसका नाम है वसंत। और वसंत जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, एक तो आपको पुस्तकें परचेस करनी है, दूसरा A4 साइज की 150 पेज की कॉपी बनानी है। लगभग 150 पेज की आपको A4 साइज की कॉपी बनानी है, और उसमें नियमित रूप से जो भी क्लासेस आपको दी जाएं, उन लेसन को ध्यान से पढ़कर और उससे संबंधित जो प्रश्न अंत में पूछा जाए वो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करना है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपकी पहली कविता, वह चिड़िया जो। तो बच्चों, यह कविता अपने आप में बड़ी सुंदर प्रकृति के मनोरम प्राणियों से ली गई। ये कविता उस मनोरम प्राणियों में से एक बड़ी सुंदर प्राणी, जिसे लोग चिड़िया के नाम से जानते हैं। यूँ तो बच्चों, चिड़ियाएँ कई प्रकार की होती हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रंगों से उनके अलग अलग नामों से पहचान होती है। लेकिन यहाँ जो चिड़िया है वो है नीलकंठ। शायद हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि वो नीलकंठ चिड़िया ही होगी। बच्चों, यहाँ नीलकंठ के बारे में ही हम अंदाज़ा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो नीलकंठ पक्षी है उसके नीले पंख होते हैं, और अंदाजे के रूप में नीले नीले शरीर के होने के कारण ही उसे नीलकंठ कहा जाता है। कहीं भी कविता में ये बात दर्शाई नहीं गई है, लेकिन अनुमान के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि शायद ये नीलकंठ पक्षी से संबंधित ही कविता है। अब बात करते हैं इसके भावार्थ से संबंधित। आप जब कविता पढ़ेंगे बच्चों, तो केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने इस कविता को लिखा है, तो इस कविता के जो कवि हैं उन कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित जो ये कविता है, ये कविता यद्यपि एक चिड़िया के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कवि ने स्वयं को यहाँ चिड़िया बताया है। यद्यपि वर्णन चिड़िया का ही है कि चिड़िया कैसे सपने देखती है, चिड़िया कैसे अनाज को पसंद करती है, चिड़िया को गगन में उड़ना किस प्रकार अच्छा लगता है, चिड़िया क्या क्या इच्छाएं प्रकट करती है, वो चिड़िया के माध्यम से ही यहाँ पर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ जो मुख्य बात है वो यही है कि कवि ने स्वयं को एक नीले कंठ वाली, नीले पंखों वाली चिड़िया मानकर अपने जीवन की संतोषी प्रवृत्ति को अभिव्यक्त किया है। आप कहेंगे कैसे? तो बच्चों, चिड़िया की संतोषी प्रवृत्ति यहाँ कैसे अभिव्यक्त होती है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चों, एक चिड़िया जिसको अपने जीवन में क्या चाहिए होता है, केवल मुट्ठी भर अनाज, जिसे वो कई दिनों तक चला लेती है, और बहती हुई नदी का जल, जिसे वह स्वच्छंद वातावरण में अपनी प्यास को बुझाकर आनंद के साथ आकाश में उड़ती है। वहीं एक चिड़िया जिसे क्या चाहिए होता है, केवल मात्र पक्षियों से
होड़ लगाते हुए आकाश में उड़ना और फिर जब पंख थक जाएं और वो थक जाए तो पुनः अपने घोंसले पर आकर बैठ जाना, या फिर जहाँ भी वो उस समय है उसी कहीं पेड़ की डाल पर विश्राम कर लेना। एक चिड़िया का जीवन काल बहुत छोटा होता है और उस छोटे से जीवन काल में वो अपनी संतोषी प्रवृत्ति और धैर्य के साथ ये अभिव्यक्त करती है कि जीवन में हमें जितना मिला है और जो मिला है वो हमारे कर्मों से और हमारे भाग्य से मिला है। यद्यपि हम आगे बढ़ने की चेष्टा को ना छोड़ें, ऐसा नहीं है कि हम संतोषी होकर आगे बढ़ने का प्रयास ही ना करें, लेकिन ये चिड़िया ये बताती है कि जैसे विश्राम के उपरांत पुनः वो आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी जीवन में यद्यपि संतोषी होना चाहिए, क्योंकि कर्मों के उपरांत आपको हो सकता है वो फल प्राप्त ना हो जिसकी आपने चेष्टा की हो, जिसकी आपने आशा की हो। यदि आपके कर्मों के उपरांत सही फल प्राप्त ना भी हो तो भी निराश नहीं होना चाहिए। संतोषी प्रवृत्ति अपनाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो हमारे कर्मों के फल अवश्य ही परिणति में प्राप्त हो जाएंगे। बस यही विश्वास जो है बच्चों, ये जीवन को गतिमान बनाए रखता है। तो यहाँ कवि ने स्वयं को एक चिड़िया माना है और चिड़िया मानकर वो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार थोड़े से अनाज से और थोड़े से पानी से स्वच्छंद वातावरण में हवा में अपने पंखों को फैलाकर एक चिड़िया अपने जीवन को बड़ी सहजता के साथ व्यतीत करती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन यापन को अपनी संतोषी प्रवृत्ति को अपनाते हुए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होकर जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन कदापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें एक जगह पर बैठकर बस उम्मीद करते रहना चाहिए कि हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। जैसे चिड़िया मिलने के बाद भी फिर से उड़ान भरती है और पुनः विश्राम के लिए धरती पर आकर बैठ जाती है, लेकिन फिर उड़ती है और फिर बैठती है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, फल प्राप्त हो या ना हो, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। बच्चों, आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में निराश होकर कुछ ऐसी राह अपना लेते हैं जो उन्हें मृत्यु की ओर ले जाती है। यद्यपि ऐसे रास्ते कभी भी जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि बच्चों, जिंदगी की कोई भी समस्या जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती है। जिंदगी में यद्यपि संघर्ष होते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हमें कभी भी अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए, अर्थात उन्हें अपने मस्तिष्क में नहीं बिठाना चाहिए कि हम बस उन समस्याओं का होकर रह जाएं और जीवन में हमें उन समस्याओं के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। अब बच्चों, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ समझाती हूँ। कविता में जो बात है वो भी बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट होगी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी घर से बाहर नौकरी पर जब जाते हैं तो बड़े अच्छे मन से जाते हैं, और जब घर लौटकर वापस आते हैं तो बड़े दुखी मन से आते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। आप उन्हें हंसने हंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पिताजी का रूखा सा, उदास सा मन देखकर कहीं आपको भी दुख होता है। ऐसी अवस्था में आपके परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसी संतोषी प्रवृत्ति का भाव और उसी धैर्य का भाव उनको समझाते हुए ये बताएं कि किसी भी प्रकार से जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, जीवन में जो व्यक्ति एक बार निराश हो गया, उसके जीवन के आगे के रास्ते यद्यपि बंद ही हो जाते हैं। तो कभी भी आपके जो कार्य जहाँ रुक गए हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। आज नहीं तो कल कभी तो आपका भी समय आएगा और आपको आपके कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त
हो जाएगा। बस यही आशा है, जो आशा आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये चिड़िया अपने माध्यम से यही बात कहना चाहती है कि जीवन में जैसे मुट्ठी भर अनाज से मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, जैसे बहते हुए जल को पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लेती हूँ, जैसे स्वच्छंद आकाश में उड़ते हुए मैं अपने जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपको भी रुकना नहीं है। आकाश में उड़ने की तरह से कल्पनाओं को पालो, लेकिन उन कल्पनाओं की पूरे होने की आशा ना रखो। हमें परिश्रम तो करना है, लेकिन परिश्रम के पश्चात यदि फल की प्राप्ति ना हो तो जीवन में निराश भी नहीं होना है। बस यही संतोषी प्रवृत्ति है कि जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहें, लेकिन ना मिले तो उसके पाने की चाह में अपने जीवन को नष्ट ना करें। तो बच्चों, बड़ी सुंदर सी कविता है जिसमें कवि ने स्वयं को ही चिड़िया मानकर ये कविता प्रस्तुत की है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं ये कविता, जिस कविता में कवि ये बता रहे हैं कि चिड़िया जो आकाश में चोंच मारकर किस तरह से उसकी सीमा के पार जाना चाहती है, किस तरह से चोंच मारते हुए वो जुंडी के दाने यानी जौ के दानों पर कूद जाती है और अपना पेट भर लेती है, किस प्रकार से वो संतोषी चिड़िया अपने सुखद जीवन यापन को व्यतीत करती है। तो बच्चों, जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ शब्द लिखा है जुंडी के दाने, तो पहला शब्द है जुंडी। अब ये जो जुंडी शब्द लिखा है ना बच्चों, ये जुंडी का मतलब होता है ज्वार, जिसको हम कहते हैं ज्वार के दाने। तो जुंडी का मतलब है ज्वार। पक्षियों को दाना बहुत पसंद होता है, तो वो दाना खाकर अपना जो भूख है उसको शांत करती हैं। तो जुंडी के दाने का मतलब है यहाँ पर ज्वार के दाने। रुचि से, रुचि का मतलब है अपने प्रेम से या इच्छा से। रुचि शब्द का मतलब है बच्चों इच्छा या पसंद। तो तीसरा शब्द यहाँ है दूध भरे। तो दूध भरे का मतलब यहाँ पर बच्चों, दूध भरे का मतलब है दूधिया, मतलब दूध जैसे सफेद। अब यह दूध जैसे सफेद क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि ज्वार जो होता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है और वो दूधिया जैसे दाने उसको अच्छे लगते हैं। अब है रस से यानी आनंद से। यहाँ रस का मतलब है आनंद से। रस यानी आनंद से। रस का मतलब यहाँ आनंद से लेना है। वही है कंठ का मतलब है गले से। जैसे हम मधुर स्वर में कोई गीत गाएंगे तो उसके लिए गला शब्द का प्रयोग नहीं, कंठ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो कंठ का तात्पर्य है गला। फिर जो शब्द है, जैसे यहाँ पर शब्द आया है बूढ़े वन बाबा, तो वन बाबा का मतलब है प्राचीन वन क्षेत्र। वन बाबा का मतलब यहाँ है प्राचीन वन क्षेत्र। तो यहाँ वन बाबा शब्द, बाबा का मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि बाबा जी, तो बाबा जी किसे कहते हैं कि जो बहुत बुजुर्ग है। तो यहाँ वन बाबा का मतलब ये है कि जो बहुत प्राचीन वन प्रदेश है। खातिर यानी किसी के लिए। खातिर शब्द का मतलब है
किसी के लिए। वही शब्द है विज़न। तो विज़न का मतलब होता है बच्चों विज़न का मतलब है बिना जन के, और दूसरा अर्थ है आकाश से। मतलब विजन का मतलब है बिना जन के, और शब्द दूसरा है आकाश। फिर वही है दिल टटोल कर। तो दिल टटोलने का मतलब है गहराइयों में जाने से। दिल टटोलना, दिल टटोल कर। तो दिल टटोल कर का मतलब है गहराइयों में जाना, गहराइयों में जाना। वैसे ही शब्द है गर्वीली। तो गर्वीली शब्द का मतलब है बच्चों गर्व से युक्त या उत्साही। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण शब्द थे उन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हमने देख लिया है। अब बच्चों हम कविता शुरू करने से पहले आप देखिए पीछे पाठ के बारे में लिखा हुआ है। जो कविता आपकी पूरी होती है वहीं पीछे पैराग्राफ में पाठ के बारे में लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, अर्थात उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मुँह बोली है, अर्थात सबके मुंह पर चढ़ी हुई है, सबको उसकी बोली अच्छी लगती है। एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है, अर्थात उसे उफनती हुई नदी से भय नहीं लगता है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है, अर्थात वो चिड़िया के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जैसे चिड़िया उफनती हुई नदी से नहीं घबराती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में आने वाले संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वे छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में ये बात कही है कि वह चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने अर्थात ज्वार के दाने, अब दूधिया यानी दूध के जैसे जो सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसे जो सफ़ेद सफ़ेद ज्वार के दाने हैं उनको चोंच में बड़े आनंद के साथ उत्साह के साथ भर लेती है और अपने छोटे से पेट को उदर को तृप्त कर लेती है। रुचि के साथ रस के साथ बड़े आनंद के साथ वो उन ज्वार के दानों को खा लेती है, अर्थात उसे किसी बहुत अच्छे रस भरे स्वादिष्ट व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। वो उन रुचि से उन ज्वार के दानों को खाकर ही तृप्त हो जाती है। वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि स्वयं को उस चिड़िया की भांति
संतोषी बता रहा है। कवि का कहना है जैसे वो चिड़िया संतोषी प्रवृत्ति की होकर अपने जीवन में मिलने वाले हर प्रकार के अनाज से संतुष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी अन्न से बहुत प्रेम है और अन्न से प्रेम होने के कारण जीवन में मिलने वाले हर प्रकार के भोजन से मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ जो बात कवि ने कही है वो कवि क्या बात कह रहा है कि जीवन में मैं भी उस चिड़िया की भांति ही जैसा अनाज प्राप्त होता है उसी अनाज से तृप्त हो जाता हूँ। तृप्त का मतलब है शांत, अर्थात मुझे ऐसा कहीं भी इच्छा नहीं होती कि मुझे जीवन में रोज ही स्वादिष्ट व्यंजनों की आवश्यकता होनी चाहिए, और बच्चों मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ आपको अच्छे अच्छे व्यंजन पसंद है वहाँ सबको पसंद है। तो बच्चों जीवन में पसंद और नापसंद कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भोजन स्वयं अन्न देवता है और थाली में परसकर जो आपके सामने आता है वो आपका देवता है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। माँ ने रसोई में जो पका दिया उसे प्रेम से खा लेना चाहिए। यही शिक्षा ये चिड़िया आपको दे रही है। जैसे कि वो चिड़िया अनाज के दानों से तृप्त हो जाती है, और कवि जिस प्रकार से अपने आप को चिड़िया मानकर ये अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जैसे वो चिड़िया अनाज के दानों से तृप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी जीवन में अनाज से इतना प्रेम करता हूँ कि जिस प्रकार का भी अनाज मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हो जाए मुझे वो स्वीकार होता है। अर्थात मैंने कभी भोजन का अनादर नहीं किया है। तो आपको भी यही सीखना है कि आपको कभी भोजन का अनादर नहीं करना है। कभी माँ से ये नहीं कहना है कि आज पालक क्यों बनाया है, आज भिंडी क्यों नहीं बनाई, आज आलू क्यों बना दिया, आज टिंडे क्यों नहीं बनाए। बच्चों ये चिड़िया संतोषी प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है कि जैसे वो चिड़िया ज्वार के दानों से तृप्त हो जाती है, कवि भी वैसे ही कह रहे हैं कि मुझे भी अनाज से बहुत प्रेम है और मैं भी हर प्रकार के अनाज से अपनी क्षुधा को अर्थात अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात यहाँ कवि क्या कह रहा है कि वह छोटी सी चिड़िया जो अपने कंठ को पूरे स्वर के साथ उत्तेजना के साथ खोलकर नीले आकाश में उड़ती हुई गाती रहती है, और उसे जीवन की इस गति से इतना प्रेम है कि उसे किसी भी प्रकार से आने वाली विपत्ति से कोई भय नहीं लगता है। तो कवि का भी कहना है जैसे वो रस को उड़ेल कर अर्थात अपने पूरे आनंद के साथ जीवन को जीती है, ठीक उसी तरह से मैं भी उस छोटी सी मुँह बोली चिड़िया की भांति नीले पंखों वाली बन जाना चाहता हूँ, और मुझे भी आकाश से बहुत प्रेम है। अर्थात वो स्वच्छंद गति से चिड़िया जिस प्रकार से आकाश में उड़ती है मुझे भी आकाश में उड़ना है। अर्थात जीवन की सच्चाइयों से भागना नहीं है, अपनी परिस्थितियों को जानते हुए अपने तरक्की के मार्ग पे बढ़ते चले जाना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जैसे वो चिड़िया रुचि भर रस के दानों से तृप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो अनाज हमें थाली में प्राप्त हो जाए उसी से हमें तृप्त हो जाना चाहिए। तो बच्चों हमने जो कविता आज पढ़ी उस कविता से हमें ये संकेत मिलता है कि जीवन में हमें फल के कर्म के उपरांत जो फल प्राप्त होता है उसकी हमें कभी भी किसी भी प्रकार से निराश होकर उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमने जो कर्म किया उसका फल हमें तुरंत मिल जाना चाहिए। हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के फल को मिलने में समय लगता है, और जैसे वो चिड़िया थोड़े से अनाज से शांत हो जाती है वैसे ही हमें भी संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो बच्चों आज के गृह कार्य के प्रश्न आप नोट कीजिए। इस चिड़िया में इस कविता में जो एक पैराग्राफ रह गया है वो अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे, तो आप इसके जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उन्हें नोट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को चिड़िया के समान क्यों माना है? प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को
चिड़िया के समान क्यों माना है? तो आंसर है बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को चिड़िया के समान इसलिए माना है क्योंकि जिस प्रकार एक चिड़िया ज्वार के दानों से तृप्त हो जाती है और आनंद के साथ उसे स्वादिष्ट व्यंजन मानकर स्वीकार कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी संतोषी प्रवृत्ति का उस नीले पंखों वाली चिड़िया के जैसा ही हूँ जो थोड़े से अनाज से बहुत जल्दी ही शांत हो जाता हूँ। कहने का तात्पर्य है भोजन के रूप में जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि चिड़िया जो है वो आकाश में पंख फैलाकर उड़ना क्यों चाहती है? चिड़िया पंख फैलाकर आकाश में क्यों उड़ना चाहती है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए बच्चों कि चिड़िया पंख फैलाकर आकाश में इसलिए उड़ना चाहती है क्योंकि उसे पंख फैलाकर आकाश में उड़ने में एक अविचल आनंद की प्राप्ति होती है और वो चाहती है कि अपने उस आनंद से वो मनुष्य को ये शिक्षा दे कि जीवन में परिश्रम करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी प्रकार से आने वाली विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य में लिखने हैं और अगले लेक्चर में हम इस कविता के एक पैराग्राफ को पूरा करेंगे और प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।